बच्चों वॉइस आ रही है? यस सर। देखिए बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस पर ज्यादा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। NaCl, MgBr2, सिल्वर नाइट्रेट, हम लोगों ने कुछ एग्जांपल भी लिए थे। बच्चों ये इस बात पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कि आपने किस मीडियम का इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। आपने मोल्टन लिया हुआ है, एक्वस लिया हुआ है। कल मैंने एग्जांपल दिया था कि मोल्टन अगर होगा तो वो ओनली आयंस दे देगा लिया, तो इट विल गिव्स यू ओनली सोडियम प्लस एंड क्लोराइड आयन ओनली। बट if you take aqueous NaCl, then it will be converted into sodium plus ion, chloride ion, hydrogen ion, hydroxide ion। तो नंबर ऑफ आयंस की क्वांटिटी बढ़ सकती है, डिपेंड्स कि वो किस स्टेट में था। तीसरी बात मैंने आपको ये बताया था, थर्ड पॉइंट वो लिखाया नहीं था तो आप लिख लेना। थर्ड पॉइंट था बेटा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप कैसे ले रहे हो इलेक्ट्रोल, या फिर बेटा आप कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो, तो इस बात पर भी डिपेंड करता है। बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl आपको मोर नंबर ऑफ आयंस देगा, वाइल डाइल्यूट जो होगा Na और Cl के आपको आयंस ज्यादा मिलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड में। डाइल्यूट में बेटा नंबर ऑफ आयंस जो होंगे डाइल्यूट NaCl में, तो वाटर के जो आयंस होंगे वो ज्यादा मिलेंगे, मतलब H प्लस OH नेगेटिव जो है ज्यादा मिलेगा जब आप इसको डाइल्यूट कर दोगे। एक और फैक्टर है बच्चों, ये टॉपिक शायद आपने पढ़ा होगा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बेसिकली बच्चों आपने पढ़ा होगा, चार्ज डेंसिटी बेसिकली होता है कि कोई चार्ज जो है वो पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फैला हुआ है, दैट इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। आपने तीन तरह की चार्ज डेंसिटी बेटा पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। रो आप अलग अलग तरीके से उसको डिनोट भी करते थे, ठीक है। हाँ सर। तो बेटा बेसिकली चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है कि कितना चार्ज अलोंग लाइन, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो पर यूनिट लेंथ, और अगर आप पूरे एरिया की बात करोगे तो पर यूनिट एरिया में कितना फैला हुआ है, या अगर आप वॉल्यूम में बात करोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज फैला हुआ है, दैट इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी भी, और अच्छी चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं। एक और चार्ज डेंसिटी के बारे में आप इतना सा लिख सकते हो कि चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस affects electrolysis process. And the last point is that is nature of electrode. Electrolysis process है तो nature of electrode, it may be inert electrode जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करने वाला। जनरली हम लोग प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड को इनर्ट मानते हैं क्योंकि वो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और दूसरा बेटा हमारे पास होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड बेटा रिएक्शन भी करा देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, जिंक वगैरह ये जो है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो आप इसके बारे में अगर इसमें लिख सकते हो कि डज precipitate, does not participate, does not participate in electrolysis। और इसमें आप लिख सकते हो कि participate in electrolysis, participate in electrolysis। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि
इफेक्ट कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को। बच्चों मैं कुछ आपको नोट बता रहा हूं, वो नोट आप लिख लेना। इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, ये काम के नोट है आपके। पहला नोट तो ये है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रोड जो है वो मेंशन नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आप करा रहे हो, इलेक्ट्रोड का नेम मेंशन नहीं है, तो बेटा आपको ऑलवेज मेंशन करना है या एज्यूम कर लेना है प्लेटेनियम। प्लेटेनियम का आप इलेक्ट्रोड मान करके चलोगे, अनलेस अदरवाइज मेंशन। तो बच्चों आप पहला नोट तो ये लिख सकते हो, अनलेस अदरवाइज मेंशन, नहीं तो आप क्या मान करके चलोगे, ऑलवेज एज्यूम प्लेटेनियम इलेक्ट्रोड। अगर क्वेश्चन में बेटा नहीं मेंशन है तो आप प्लेटेनियम इलेक्ट्रोड लेकर के चलोगे, यानी कि आप इनर्ट इलेक्ट्रोड मान करके चलोगे, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ओनली ये एज अ इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा, इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना ऑक्सीडेशन होगा ना कोई रिडक्शन होगा। दूसरा पॉइंट बेटा आप ये लिख सकते हो, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, एनोड वाले पार्ट को पहले एनालाइज करना है। ठीक है, पहले बेटा आपको एनोड वाले पार्ट को एनालाइज करना है, फिर कैथोड पर जाना है। ठीक है, तो ये सेकेंड नोट आप लिख सकते हो कि ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। और बच्चों थर्ड पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि अगर एनोड वाला पार्ट पे मेटल आपको मिल जाए तो फिर मेटल को आप क्या करा दोगे, ऑक्सीडाइज करा विद रिस्पेक्ट टू, अगर जो भी प्रेजेंट होगा आयन उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको ऑक्सीडाइज करा दोगे। तो थर्ड नोट आप ये कह सकते हो कि एक एनोड इज ऑफ मेटल देन always that metal will oxidize at anode with respect to the ion present other side। तो ये तीन नोट मान करके चलना है बच्चों, जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस को एनालाइज या स्टडी कर। तो अगर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह इसके इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर आएगा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो बच्चों, आप पहले तो एनोड वाले पार्ट को स्टडी करो, इलेक्ट्रोड नहीं बताया उसने कि कौन सा उसने मेटल यूज किया है, आप प्लेटेनियम ले लो, तो रिएक्शन कराने की आपको नीड नहीं पड़ेगी प्लेटेनियम वाले पे। और थर्ड पॉइंट, जो अगर मेटल आपको मिल जाए तो सबसे पहले उसको ऑक्सीडाइज करा दो आप अदर आयन के रिस्पेक्ट में। बच्चों एस ब्लॉक आप लोगों ने पढ़ा होगा, और उसमें एस ब्लॉक में पढ़ा होगा डाउस प्रोसेस, सोडियम बनाने वाला। 11वीं क्लास में था ये टॉपिक डाउस प्रोसेस, जिससे सोडियम की प्रिपरेशन होती थी इंडस्ट्रियल मेथड पर। उसमें ना इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे मोल्टन सॉल्ट का, एक कंटेनर के अंदर NaCl भर देते थे और इलेक्ट्रोड यूज कर लेते थे,
और जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे तो एनोड वाले पार्ट पर जाकर के क्लोराइड आयन लग जाते थे और कैथोड वाले पार्ट पर सोडियम आयन कलेक्ट हो जाते थे। ये जो NaCl भरा जाता था वो मोल्टेन स्टेट में लिया जाता था। तो यहां पर आपको दो प्रोडक्ट मिलते थे, एक क्लोरीन गैस जो कि बाय प्रोडक्ट हम लोग बोलते थे, और मेन प्रोडक्ट आपको सोडियम सॉलिड मिल जाता था। तो मोल्टेन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करा करके सोडियम इंडस्ट्री में प्रिपेयर्ड किया जाता है बच्चों। और प्रोसेस पड़ा होगा जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता था। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कास्टनर केल्नर सेल, ये आपने पढ़ी होगी, कास्टनर केल्नर सेल, उसमें भी हम लोग क्या करते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस फॉर्म में लेकर के एक सेल के अंदर डाल देते थे और उस सेल में और कैथोड वाला पार्ट हुआ करता था। वाटर अपने आयंस में ब्रेक होता था और सोडियम क्लोराइड अपने आयंस में ब्रेक होते थे। तो वहां से हम लोग सोडियम आयंस को अलग कर लेते थे और जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते थे, जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते थे, वो हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट करते थे सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता था। तो बस मैं यहाँ पर पूरा डीप में नहीं लिख रहा, बस मैं इतना नोट लिख दे रहा क्योंकि आप 11वीं क्लास में शायद पढ़ के आए होंगे, शायद इसलिए कि क्योंकि कुछ बच्चों ने 11वीं छोड़ा भी है। तो आप इतना सा नोट लिख दो कि एट इंडस्ट्रियल लेवल सोडियम हाइड्रोक्साइड prepared by electrolysis process। अगर आप चाहो तो 11वीं वाली बुक से इसका पूरा इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी कर सकते हो कि एक कंटेनर, जो मैंने आपको पुराना कल डायग्राम बनवाया था, डायग्राम विल बी सेम। उसमें एक साइड पर क्या होगा, एक साइड पर बच्चों एनोड होगा, कंटेनर में आप वो सॉल्यूशन भर दोगे जिससे आपको प्रिपेयर करना है अपना प्रोडक्ट, और फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। इलेक्ट्रिसिटी बेटा जैसे ही आप पास कराओगे तो ये जो कैथोड और एनोड होते हैं, ये एनोड है, ये कैथोड हो गया आपका। तो इस कैथोड एनोड पर बच्चों क्या हो रहा था, आयंस जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं। ये जो भी आपने जैसे NaCl भरा, तो NaCl में से Na+ निकलेंगे, Cl नेगेटिव निकलेंगे, Na+ भागेगा कैथोड पे, Cl नेगेटिव भागेगा एनोड पर, और ये थ्रू ब्रेक हो जाता है। इससे सोडियम प्रिपेयर्ड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए बच्चों एक्वस NaCl भर देते हैं हम लोग, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड किया जाता है उससे। तो ये आप लिख देना कि इंडस्ट्रियल लेवल पर सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा उसके लिए एक स्पेशल सेल यूज होती थी, जिसको कास्टनर केल्नर सेल, ये आपने वर्ड शायद सुना होगा। इस सेल से हम लोग बनाते थे इलेक्ट्रोलिसिस में। बच्चों मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दे रहा है इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड।
एक तो आप ये लिख लेना कि जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का, तब क्या होगा। जब बेटा कंसंट्रेटेड NaCl जब आप डालोगे तो NaCl जो है वो ब्रेक होगा Na+ में और Cl नेगेटिव में। यहां पर क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है तो H ऑलमोस्ट आप नेग्लिजिबल मान के चलोगे, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो सोडियम और क्लोरीन के प्रोड्यूस होंगे एज कंपेयर टू H+ और OH नेगेटिव काफी ज्यादा होंगे। तो यहां हम लोग ये मान करके चलते हैं कि सोडियम और क्लोरीन आयंस जो होंगे वो काफी हाई क्वांटिटी में होंगे। तो बेटा जब आप इसको कराओगे तो इसके लिए आप याद रखना कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स ऑब्टेन होते हैं। पहला, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट मिलता है आपको जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे। बच्चों इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपसे कहेगा कंपेयर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl एंड डाइल्यूट NaCl। तो मैं बहुत ज्यादा डीप में लेके नहीं जा रहा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात लिखा रहा हूं कि जब आप कंसंट्रेटेड NaCl की बात करोगे तब क्या होगा, और जब आप डाइल्यूट NaCl की बात करोगे तब क्या पॉइंट आएगा, और आप डायरेक्टली उनके बीच में कंपैरिजन लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट बेटा, यहां पर H2 और Cl2 जो गैसेस होती हैं, H2 ऑब्टेन होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑब्टेन एज बाय प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट आप ये कह सकते हो कि कंसंट्रेटेड जो कंसंट्रेशन होगा NaCl का वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है वो टूट रहे हैं, ये नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक हो रहा है। फोर्थ पॉइंट आप ये कह सकते हो कि जो सोडियम प्लस आयन वो चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम प्लस आयन विल नॉट चेंज। और एक पॉइंट और कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस pH of solution continuously increases। pH इंक्रीज होगा। हालांकि मैं पूरा आपको डीप में बता सकता था इनसाइड द सेल ले जाकर के, बट उसका कोई फायदा है नहीं। कैथोड पर H+ आयंस की क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती, एनोड पर OH नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती। कैथोड पर pH बढ़ना स्टार्ट होता है, एनोड पर pH कम होना स्टार्ट होता है। ये सब इनसाइड का काम है। अगर आपने कास्टनर किया हो तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली इस पॉइंट्स को लिख सकते हो कंपैरिजन में। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। जब इलेक्ट्रोलिसिस बेटा डाइल्यूट NaCl का किया जाता है, पहली बात तो जो pH कंसंट्रेटेड में चेंज होती है, डाइल्यूट में pH चेंज नहीं होती। उसका एक रीजन भी है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की क्वांटिटी काफी ज्यादा आती है, और ये आपस में फिर रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयंस जो है वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो वाटर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl जो है वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब चीजें तो आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl में लिख सकते हो बच्चों। पॉइंट नंबर 1 कि there is no change in pH
Point number 2, no change in concentration of NaCl. Point number 3, it is simply electrolysis of water. फोर्थ पॉइंट बेटा आप ये ले सकते हो कि 2 farad चार्ज इज रिक्वायर्ड, 1 farad में 0.00 कूलॉम इतना चार्ज होता है, तो 2 farad चार्ज इज रिक्वायर्ड to electrolyze 1 mole of water. यहां पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सोडियम क्लोराइड की बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। एक और पॉइंट लिख सकते हो बेटा कि ड्यूरिंग electrolysis of water, H2 gas is obtained at cathode, while O2 gas is obtained at anode. बच्चों लिख लिया? यस सर। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है? कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा? बच्चों आपको ये पता करना है कि एनोड और कैथोड पर क्या मिलेगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। What will you get at anode and cathode when, पहला पार्ट है when you electrolyze the following. पार्ट 1 है बेटा, NaCl का आप करा रहे हो यूजिंग मरकरी एज कैथोड, तब आपको क्या मिलेगा? दूसरा पार्ट है बेटा, आप करा रहे हो NaCl का एक्वस फॉर्म में है यूजिंग सिल्वर एज इलेक्ट्रोड। तीसरा पार्ट है बेटा क्वेश्चन का, आपको बस ये बताना है कि एनोड और कैथोड पर क्या मिलेगा। CuSO4 का, वो भी एक्वस फॉर्म में। फोर्थ है बेटा आपके पास,
आप CuSO4 का करा रहे हो एक्वस फॉर्म में, बट यहां पर आप सिल्वर को इलेक्ट्रोड की तरह, ठीक है, यूजिंग सिल्वर एनोड एंड कॉपर कैथोड, मतलब कॉपर का आप कैथोड ले रहे हो, सिल्वर का आप एनोड ले रहे हो। तो फर्क पड़ेगा नहीं। जब भी बेटा आपके पास कोई ऐसा है जो कि जैसे कॉपर और प्लेटिनियम, तो ये तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, ये कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करने वाले। सिल्वर नाइट्रेट का करना है बेटा आपको इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब आपको मिल जाएगा बेटा आपकी बुक्स में कि एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कैथोड पर आप खुद से सोचना, जो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए हैं उससे आप सोचना कि क्या क्या हो सकता है। ZnSO4 एक और है, मिथाइल सोडियम एसिटेट CH3COONA सॉलिड फॉर्म में, ये इस पे बेटा आपको पता करना है। बच्चों इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की शीट प्रिपेयर्ड हो चुकी है, आप क्लास के बाद मुझसे शीट मांग सकते हो, वो शीट डिस्कस कराई जाएगी इसी वीक के अंदर। जब तक आप अटेम्प्ट कीजिए उन क्वेश्चंस को, और जो भी आपके अदर बुक से भी डाउट है वो भी आप कलेक्ट करके रखिए, ताकि जब मैं अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं तो सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए, वो शीट भी आप लगा दें। बच्चों इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन ये और लिख देना, इलेक्ट्रोलिसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछ, डाइल्यूट H2SO4 का यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड एट लो चार्ज डेंसिटी, एट लो चार्ज डेंसिटी। और सेम बेटा आपको पता करना है डाइल्यूट H2SO4 का ही यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड एट हाई चार्ज डेंसिटी। तो ये दो के बारे में और आपको पता करना है कि क्या आपको प्रोडक्ट मिलेंगे एनोड और कैथोड पर, क्या लिबरेट होगा, ये आपको पता करना। एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी, ये 8-9 जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों ये था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जहां आपने जाना कि जो प्रोडक्ट कैथोड एनोड पर बन रहे हैं वो क्या हो सकते हैं। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, आप कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, सेकंड एस्पेक्ट है इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें बेटा आपको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए फैराडे लॉ, फिजिक्स में भी पढ़ोगे फैराडे लॉ। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। दो लॉ हैं बेटा फैराडे के, पहला लॉ लिख लीजिए कि द मास deposited or released
of any substance during electrolysis is proportional to the amount of charge passed into इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बेटा इनका पहला लॉ है कि मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी सब्सटेंस का, कि वो कितना इलेक्ट्रोड पे जाने वाला है, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रोपोर्शनल है। इवन बच्चों ये भी लिखा होता है कि जो मास है कितने टाइम तक आपने करंट पास किया इस पर भी डिपेंड करता है। जितने टाइम तक करंट पास होता रहेगा उतनी ज्यादा डिपॉजिट या रिलीज या प्रोड्यूस हो जाएगा एनोड या कैथोड पर। जल्दी से बच्चों लिख जाए तो बता देना। ये चैप्टर इस वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इस चैप्टर के अभी न्यूमेरिकल्स चलेंगे। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास बच्चों इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सुबह मुझे फीवर जैसा लग रहा था, तो फिर मैंने क्लास ली नहीं। पर कल होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास आपकी। बस क्लास फिर से एक बार लगाई जाए क्योंकि ये चैप्टर में काफी बच्चों को कुछ दिक्कत आई है जिन बच्चों ने शुरू से क्लास नहीं ली थी। तो मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे चैप्टर को ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है? No, sir. देखो बच्चों, प्रोपोर्शनल आया बेटा करंट के या फिर टाइम के, तो आप इससे बोल सकते हो कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। ठीक है, और आप इसको हटा करके बेटा आप लिख सकते हो एक कोफिशिएंट Z I T, Z इंटू I इंटू टी। तो ये है बेटा फैराडे का फर्स्ट लॉ। Z को बच्चों कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z जो है बेटा कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और Z निकालने का एक तरीका भी होता है बेटा। Z इक्वल टू हमारे पास होता है बल्कि Z की डेफिनेशन आप ये कह सकते हो कि Z इक्वल टू W अपॉन I इंटू टी। और अगर मैं ये बोल दूं कि भाई चार्ज इक्वल टू कितना होता है I इंटू टी होता है ना, चार्ज इक्वल टू I इंटू टी, तो मैं Z इक्वल टू बेटा बोल सकता हूँ W अपॉन Q। भाई I इंटू टी आपने पढ़ा है ना, करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज इक्वल
हो गया बच्चों नोट ये? Yes, sir. क्लास में हम लोग इसका सेकंड लॉ पढ़ते हैं, और सभी बच्चे क्लास के बाद मुझसे वो शीट मांग लेना, इसके जो न्यूमेरिकल की शीट प्रिपेयर्ड हो चुकी है, ठीक है? मैं ग्रुप पे नहीं डालूंगा, इंडिविजुअली हर एक जिस भी बच्चे को चाहिए उसी को दूंगा। कल की क्लास में मिलते हैं फिर बच्चों। Thank you.